नौरंगगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर थे। इसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, भोला बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने भोला सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। भोला के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। भोला जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई भी नहीं आया है। भोला आश्चर्य में पड़ जाता है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत पर काम तो कर सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर भोला अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी मंगला उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आओ आकर खाना खा लो। मंगला की आवाज़ सुनकर भोला को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे यह क्या, दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब मंगला खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। मंगला के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी मंगला बोली, क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज़्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर देती है। भोला को इतना परेशान देखकर मंगला उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस किस्मत को क्यों कोसना? आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ मंगला, पर यह कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। आप निराश मत होइए, देखिए, आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं मंगला, यह समय कब आता है। भोला को खाना खिलाकर मंगला वहां से चली जाती है और भोला फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। भोला अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां बगल वाले खेत का मालिक सोहन आता है। भोला को काम करता देख सोहन उसे आवाज लगाता है। अरे भोला भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। जल्दी कैसे सोहन भाई, दोपहर हो चुकी है, तुम आज कुछ ज़्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा से देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर तुम्हें क्या हुआ है भोला भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे भोला भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसो नहीं तो क्या करूं भाई, तुम तो जानते ही हो ना,
पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन पर दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा। पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। सोहन की बात सुनकर भोला बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाई, ज़रा विस्तार से बताओ। भोला भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? भोला सोहन का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद सोहन के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। सोहन भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की ज़मीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी ज़मीन पर ही निर्भर रहे हैं। सोहन बोला, देखो भाई, वह पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। भोला बोला, सोहन भाई, खेती के अलावा और क्या करूं? सोहन बोला, भाई मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। भोला ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। भोला ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसलिए उसका काम जल्दी से हो जाता है। भोला अपने खेत का काम करके सोहन के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोहन को काम करता देख मन ही मन सोचता है, सोहन भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। सोहन भाई रुको, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, भोला भी सोहन के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। भोला के मदद करने की वजह से सोहन के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। और फिर सोहन बोला, धन्यवाद भोला भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। भोला ने कहा, धन्यवाद किस बात का भाई, आप ही मेरी मदद करने वाले हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों लोग वहाँ से सोहन के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते दोनों सोहन के घर के पास पहुँच जाते हैं, पर घर में जाने से पहले सोहन भोला को बाहर ही रोक लेता है। भोला भाई, तुम बहुत परेशान थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना यह राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीज़ें तुम देखोगे वह तुम किसी और को नहीं बताओगी। सोहन की यह बात सुनकर भोला थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना सोहन भाई ऐसी बात नहीं करती। पता नहीं वह घर में मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे भोला भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आए। भोला थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर फिर भी वह सोहन के साथ उसके घर में जाता है। भोला सोहन की बातों से थोड़ा परेशान तो था, परंतु सोहन के घर के अंदर का साजो सामान देखकर भोला की परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान! सोहन भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है भाई। अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सोहन की बातें सुनकर भोला की बेचैनी बढ़ने लगती है। सोहन भाई, तुम मुझे वह दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। सोहन वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और भोला उसका वहीं रुककर इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर में सोहन अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। भोला बोरी देखकर पूछता है, सोहन भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ?
सोहन बोला, भाई इसी में तो है वो चीज़ जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस बोरी में? सोहन उसे वह खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भोला बोला, सोहन भाई यह क्या है? यह तो चावल है। सोहन बोला, भोला भाई यह कोई मामूली चावल के दाने नहीं है, यह मैंने चीन से मंगाए हैं। भोला बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगाए, और यह चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? सोहन बोला, भाई मैंने जैसा कहा था यह कोई मामूली चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर पर साजो सामान देख रहे हो सब इसकी बदौलत ही आया है। भोला हैरान होकर बोला, मैं कुछ नहीं समझा भाई, यह कोई जादुई चावल है क्या? सोहन बोला, हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी ना किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। भोला को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। सोहन भाई, यह चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग है थोड़ी। सोहन बोला, हाँ भाई, क्योंकि यह चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं। भोला चौंक कर बोला, यानी यह चावल नकली है? सोहन बोला, हाँ कुछ ऐसा ही समझो, पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि यह नकली चावल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भोला बोला, पर भाई यह तो गलत है, ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। सोहन बोला, हाँ तो उसमें हमें क्या, हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश, हम दूसरों क्यों क्यों सोचें। जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? भोला बोला, नहीं भाई यह गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। भोला भाई, एक बार फिर से सोच लो, यह चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपने फसल की ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का यह संभाल लेंगी। नहीं भाई, यह काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। भोला सोहन के घर से निकल जाता है। भोला फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते भोला परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं? मैं अपने नसीब को कोसूं या नहीं? कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही, फिर मेरी किस्मत दगा दी गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा? भोला परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वहां पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं, और भोला को इतने परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो, कोई तकलीफ है क्या? भोला बाबा को देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। बाबा बोले, देखो बेटा, मुझसे छुपा कर क्या करोगे, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भोला बाबा की यह बात सुनकर सोचने लगा, इतना तो परेशान हूँ और अब कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है। एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वह कोई उपाय बता दे। बाबा बोले, क्या सोच रहे हो बेटा, बोलो क्या परेशानी है? भोला बोला, एक परेशानी तो है बाबा, मैं मेरी किस्मत से परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है वह मेरा साथ कभी नहीं देती है। बाबा बोले, क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? भोला बोला, बाबा मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और कभी किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल की दाम कम हो जाती है। बाबा बोले, बेटा तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो?
बाबा, मेरे पुरखे किसानी ही करते आ रहे हैं और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोच कर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोच कर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो। शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचे तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा, मेरे अगल बगल वाले में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वह रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वह सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वह जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है? बाबा की यह बात सुन भोला सोचता है, अब क्या करूं? बाबा को सोहन भाई वाली बात बता दूं? किस तरह वह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बता देता हूं, पर सोहन भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वह मेरी मदद करने की कोशिशें कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरी जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, ज़रा मुझे भी बताना। भोला सारा किस्सा बाबा से बोलने लगा। तो बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरे तरह कुछ ना कुछ कारणों से खराब हो जाती थी। तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया, बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। बाबा बोले, ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे हुए अनाज से? भोला बोला, बाबा, उन्होंने चीन से चावल मंगा लिया है और वह उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वह बहुत पैसे कमा रहे हैं। बाबा बोले, हाँ तो बेटा, इसमें क्या गलत है? तुम भी चीन से मंगा लो और उनके ही तरह बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं। वो चावल जो चीन से मंगाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है। भोला की बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं, बनाया गया है, यानी वह नकली चावल है? हाँ बाबा, वह चावल नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। बेटा, पर यह नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना। हाँ बाबा, इसलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। बाबा बोले, वाह बेटा, क्या खूब बात कही है तुमने। तुमने अच्छा किया वह रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फ़ायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं यह गलत काम करूँगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सज़ा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। बाबा, पर अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत को कैसे बदलूं? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा बाबा। बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाके यह चीन के चावल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूँ। फिर क्या था, भोला वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। भोला घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी मंगला को आवाज़ लगाकर बुलाता है। मंगला, मैं खेत से आ गया हूँ, ज़रा यहाँ आना, तो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।
भोला की आवाज़ सुन मंगला वहाँ आती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात है करनी है? मंगला, तुम तो जानती हो हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे, वही ना? हाँ मंगला, वही। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा, तो मैंने सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वह? और आप उनसे वह तरीका क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है वह? मत पूछो, मेरे एक शुभचिंतक ही समझ लो। पर पहले तो मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वह रास्ता थोड़ा अटपटा है। मंगला बोली, अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है? मुझे बताइए, ज़रा मैं भी तो सुनूं। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब वह चीन से चावल मंगाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? हाँ मंगला, वो चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेच देते हैं। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। भोला की यह बात सुनकर मंगला थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, असली चावल, नकली चावल? भोला समझाते हुए बोला, हाँ मंगला, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है और वह काफ़ी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। तभी मंगला बोली, पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो यह तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। भोला बोला, हाँ, मुझे भी यह बात गलत लगा तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। मंगला बोली, नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी ना किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। मंगला की ऐसी बातें सुनकर भोला बहुत भावुक हो जाता है। वाह मंगला, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए, अब यह सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना आप, और मेहनत कीजिए। देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। और फिर क्या था, मंगला की ऐसी बातों ने भोला का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह भोला बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। भोला जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते हैं और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वह थोड़ा मायूस हो जाता है। यह क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है। अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? भोला अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम? बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर भोला थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, यह तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। तभी बाबा बोले, अरे बच्चा, डरो मत, यह तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है। मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वह काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरी पत्नी से उस चीन के चावल के बारे में बात की और उसे यह भी बताया कि इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी यह गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो यह तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। भोला की यह सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है।
बाबा, अब आप कोई मुझे तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना, फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा, मैं चलता हूँ। भोला फटाफट से जाकर अपने खेत में मिट्टी छिड़क देता है। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। भोला सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। चलो, अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूँगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूँगा। फिर अगली सुबह भोला अपने खेत पर पहुँच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर मंगला की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। इस तरह भोला और मंगला की नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को कोसना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। जब हम दूसरों का बुरा नहीं अच्छा सोचते हैं तो भगवान हमारी किसी ना किसी रूप में आकर मदद ज़रूर करते हैं। नेकी का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।